आखिर कर्नाटक चुनाव कौन हारा? क्या कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान खुल गई? न्यूज करंट इंडिया चैनल से एम इकबाल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान खुल गई है, तो क्या अब अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान खुलेगी और 2024 में कांग्रेस का मोहब्बत का शोरूम खुल जाएगा? कर्नाटक चुनाव आने के बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक चुनाव कौन हारा? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या फिर बासवराज बोम्मई की सरकार या उनकी नीतियां, उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप या फिर जन विरोधी फैसले? जवाब एकदम स्पष्ट है कि कर्नाटक चुनाव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नहीं हारे, बल्कि बासवराज बोम्मई की पूरी सरकार चुनाव हार गई। गौर कीजिए, कांग्रेस को 136 सीटें मिली जो +56 है और भाजपा को 65 सीटें मिली हैं जो -39 है और जनता दल एस को 19 सीटें मिली हैं जो -18 है और अन्य को 4 सीटें मिली हैं जो +1 है। जनता के फैसले से एक बात तो स्पष्ट है कि बोम्मई की सरकार किसी भी रूप में किसी भी स्तर पर जनता के फैसले पर खरी नहीं उतरी, जिसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को राज्य की सत्ता गंवा कर चुकाना पड़ा। बहुमत के लिए कुल 224 सीटों में 113 सीटों की जरूरत थी। कांग्रेस ने 136 सीटें जीतकर बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया। अब मैं शुरुआत में जो सवाल उठा था उसका सीधा जवाब यह है कि कर्नाटक मोदी जी नहीं हारे, बल्कि इस पूरी हार के लिए बोम्मई सरकार और उनके मंत्री जिम्मेदार हैं। ध्यान दीजिए कि अकेले मोदी जी के रात दिन के अथक प्रयास के बाद भारतीय जनता पार्टी केवल 65 सीटें ही ला पाई, जो कि कांग्रेस के सीटों के आधे से भी कम है। सबसे ज्यादा अहम सवाल यह है कि बासवराज बोम्मई सरकार के 14 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी चुनाव हार गए। इसका सीधा मतलब है कि सरकार और उनका मंत्रिमंडल जहां जनता की भावनाओं के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, वहीं मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो मंत्र है, उसके विरुद्ध भी कार्य हो रहा था। तभी तो जनादेश इस हद तक भड़क गया कि कांग्रेस को 89 के बाद पहली बार 136 सीटें मिली। ये सीधा सरकार के विरुद्ध जनादेश है। और भाजपा का 65 सीटें लाना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कठिन परिश्रम, रात दिन की मेहनत, धुआंधार रैलियां और जनता से सीधा संपर्क और संवाद का ही नतीजा है कि 65 सीटें माननीय मोदी जी के खाते में आई। लगभग पूरी मीडिया ने और राजनीतिक पंडितों ने जनता के बीच एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया है। बासवराज बोम्मई सरकार ने जन भावनाओं का और स्थानीय मुद्दों का आदर नहीं किया, इसीलिए जनता की आवाज इस नतीजे में सुनी जा सकती है। और खास बात यह है कि लिंगायत नेता येदियुरप्पा की राजनीतिक चमक भी इस चुनाव में काफी फीकी पड़ गई। मोदी जी के पैरेलल कांग्रेस की 99 जनसभाओं और 33 रोड शो वाला व्यापक चुनाव प्रचार निश्चित रूप से प्रभावी और 100% जन भावनाओं के अनुरूप साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस मुक्त भारत के व्यापक प्रचार के बीच कर्नाटक में कांग्रेस की जीत उसकी राजनीतिक जिंदगी के लिए निश्चित रूप से एक संजीवनी साबित होगी। और ये संजीवनी आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस की जिंदगी बचा सकती है, वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में भी कांग्रेस को एक नई शक्ति बनाकर पेश कर सकती है। सबसे बड़ी बात कर्नाटक चुनाव में यह रही कि भारतीय जनता पार्टी का बजरंग बली और आतंकवाद और संप्रभुता जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर भ्रष्टाचार का 40% कमीशन, मुफ्त बिजली, चावल, बेरोजगारी भत्ते की गारंटी, भारत जोड़ो यात्रा भारी पड़ गया। अब हम सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पे आते हैं। अगर एक लाइन में कहा जाए तो भाजपा के घोषणा पत्र को कर्नाटक की जनता ने नकार दिया और कांग्रेस के घोषणा पत्र को कर्नाटक की जनता ने स्वीकार कर लिया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे
और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी लागू किया जाएगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को साल में 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर और सस्ता और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल भोजन केंद्र खोले जाएंगे। सभी को न्याय मिलेगा और तुष्टीकरण को रोका जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति की सिफारिशों के आधार पर समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। धार्मिक कट्टरवाद और आतंक के खिलाफ कर्नाटक स्टेट विंग नामक एक विशेष विंग बनाया जाएगा। भाजपा ने पर्यटन विकास पर 1500 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया था। पार्टी ने पोषाने योजना शुरू करने का भी वादा किया था, जिसके माध्यम से प्रत्येक बीपीएल परिवार को हर दिन आधा लीटर नंदिनी दूध और मासिक राशन किट के माध्यम से 5 किलोग्राम श्री अन्न श्री धान्य प्रदान किया जाएगा। सर्वऋतु शुरू योजना के तहत 10 लाख बेघरों को आवास दिया जाएगा। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने ओनाके ओबावा सामाजिक न्याय निधि नामक एक योजना शुरू करने की घोषणा की थी, जिसके माध्यम से वह SC/ST महिलाओं के लिए योजना के तहत किए गए 5 वर्ष के सावधि जमा पर 10,000 रुपए तक की समान जमा राशि देती। ध्यान देने योग्य ये तथ्य भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने विशेष रूप से अपनी अपील में कहा था कि भाजपा सरकार ने मुस्लिमों का 4% आरक्षण खत्म करके वोकालिगा लिंगायत और अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण बढ़ा दिया है। इसके विपरीत दूसरी ओर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था। कांग्रेसी घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि प्रदेश में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 75% किया जाएगा और अल्पसंख्यक आरक्षण 4% बहाल किया जाएगा। गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में विशेष रूप से बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI जैसे संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के साथ ही निर्णायक कार्रवाई की बात कही थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सर्व जनांगदा शांति थोटा यानी सभी लोगों के लिए शांति का बगीचा में ये भी वादा किया है कि सत्ता में आने पर 1 साल के अंदर भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए सभी जन विरोधी कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि एवं शक्ति की 5 गारंटी दी है। इस अवसर पर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मैं 6ठी गारंटी देता हूं कि सभी वादों को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लागू किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि हमारा मानना है कि कानून और संविधान पवित्र है। कोई व्यक्ति या बजरंग दल अथवा PFI या नफरत या शत्रुता फैलाने वाले दूसरे संगठन, चाहे वो बहुसंख्यकों के हों या अल्पसंख्यकों के हों, वे कानून और संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम ऐसे संगठनों पर कानून के तहत प्रतिबंध लगाने समेत निर्णायक कार्रवाई करेंगे। इस पर कांग्रेस पार्टी के बजरंग दल पर प्रतिबंध के मुद्दे को लेकर काफी वाद विवाद हुआ और भाजपा के हमले से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और अपने चुनाव घोषणा पत्र के विपरीत राज्य में नए हनुमान मंदिरों का निर्माण और पुराने हनुमान मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का मीडिया के माध्यम से कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर प्रचार किया और ये साबित किया कि कांग्रेस बजरंग बली की विरोधी नहीं है, जिसके नतीजे में कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंप दी। राजनीतिक पंडितों की अगर माने तो भारत की राजनीति 2 अलग अलग दिशाओं में उभरकर सामने आ रही है। एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और दूसरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। यूपीए के संगठन में जो राज्यों के राजनीतिक दल हैं, क्या उनके लिए कर्नाटक से कांग्रेस का संदेश एक खतरा है? क्या कर्नाटक विजय के बाद कांग्रेस कर्नाटक के संदेश को एकला चलो रे के साथ पूरे देश में दोहराकर सत्ता हासिल करेगी और पूरे देश में भाजपा के विरुद्ध एकमात्र विकल्प के रूप में खुद को प्रस्तुत करेगी? क्या कर्नाटक का कांग्रेसी संदेश
राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खतरा है। इसी तरह के बहुत से सवाल हैं जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आने वाले समय में जिन पर चिंतन और मनन निश्चित रूप से किया जाएगा। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि राज्यों के क्षेत्रीय दल अगर कांग्रेस को अपने लिए खतरा मानते हैं तो 2024 का रण कांग्रेस कैसे जीतेगी, और क्या यही भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बन जाएगी? हालांकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बधाई देते हुए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं, और राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं नेताओं को बधाई देते हुए कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ और मोहब्बत की दुकान खुल गई है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकानें कहां-कहां खुलेंगी। इसका फैसला भी जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।